नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आज की क्लास लेकर के हाजिर हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस जो है भूप सिंह ज्ञान गंगा YouTube चैनल पर आप ये कक्षाएं देख रहे हैं। और 10वीं कक्षा की व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत विषय की। तो कुछ थोड़े से गैप के बाद एक बार पुनः आज की कक्षाएं लेकर हाजिर हूँ मैं। तो आइए करते हैं शुरू। आज का प्रकरण हम 2 टॉपिक आपका पढ़ चुके हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने व्याकरण का जो आपको सिलेबस दिया है उस सिलेबस में से हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, संधि और समास। आज तीसरा टॉपिक लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, कारक प्रकरण। बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में। कारक प्रकरण उपपद विभक्ति और विभक्ति का जो ज्ञान है वो उसमें दिया गया है, और अशुद्धि संशोधनम भी उसके अंदर आपका दिया गया है। तो इसको हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिभाषा और भेद पढ़ते हैं सबसे पहले हम। परिभाषा और भेद। देखिए परिभाषा क्या है। किसी वाक्य के संपादन में किसी वाक्य के संपादन में, वाक्य की जगह हम यहाँ पे क्रिया लिख लेते हैं। चलिए ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, क्रिया, ठीक है, क्योंकि क्रिया भी वाक्य के अंदर ही होती है। किसी क्रिया के संपादन में जो सहायक होते हैं वे कारक कहलाते हैं, ठीक है। यानी किसी भी क्रिया के संपादन में, यानी किसी क्रिया को पूर्ण करने में, किसी क्रिया का जो अभिष्ट है उसको अगर पूर्ण करने में जो सर्वाधिक सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। और मेरे यहाँ पे लाइट जा चुकी है तो बड़ी मुसीबत हो गई। देखते हैं, हाँ थोड़ा बहुत आपको नजर आ जाएगा मेरे हिसाब से। कमरे में थोड़ा अंधेरा जरूर हो गया है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसी कार्य को किसी क्रिया को संपूर्ण होने में, किसी क्रिया को पूरा करने के लिए जो सहायक होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हे छात्राः रामस्य पुत्रः, सॉरी रामस्य नहीं, दशरथस्य पुत्रः आएगा यहाँ पे। दशरथस्य पुत्रः रामः सीतायै सीतायै रावणं लंकायां बाणेन हतवान। देखिए इस वाक्य के अंदर आपके समस्त कारक आ गए हैं, ठीक है। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यानी हे छात्राः
दशरथस्य पुत्रः रामः सीतायै लंकायां रावणं बाणेन बाणेन हतवान। ठीक है, यानी हे छात्रों, दशरथ के जो पुत्र हैं राम, उन्होंने सीता के लिए लंका में रावण को बाणों से मारा। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद ये लिख सकते हैं आप, मैंने बोला है जो। ठीक है देखिए मिटा देता हूं मैं। तबीयत क्या है कि अभी थोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, थोड़ा सा असर अभी भी है। चलो लाइट भी आ गई है ना, बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे बताना बीच में जो हमने पढ़ा उसको आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि क्लास के बाद मैं देखूंगा जरूर, अगर कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। अब देखिए हमने जो ये वाक्य लिखा है, इस देखिए इस वाक्य में हतवान यानी कोष्टक में लिखे हैं आप मारा। हाँ, क्रिया के संपादन में निम्नलिखित देखिए निम्नलिखित शब्द साक्षात सहायक है। देखिए हतवान जो क्रिया है, इस क्रिया के संपादन में यानी इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित, अब हम कुछ लिखेंगे कौन कौन से शब्द ने जो है सहायता दी है। इसमें आपकी सारी विभक्तियां और सारे कारक लगभग इसमें समाविष्ट हो जाएंगे। आप इसको लिखिए फटाफट। देखिए अब कौन कौन से जो है प्रयोग हुए हैं क्रियापद के साथ में, कौन कौन से शब्द सहायक रहे हैं, वो हम इसमें देखते हैं। हालांकि कारक प्रकरण बहुत विस्तृत है, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझाऊंगा, है ना। अगर इसको पढ़े हम तो बहुत विस्तृत है। नंबर 1 पर देखिए, राम जो है हतवान क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है दशरथ से पुत्र राम, तो राम जो है यहाँ पे आपका इस क्रिया का कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर देखिए रावणम। ठीक है, यह शब्द क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रयोग
हुआ है। ठीक है, तो रावणम जो शब्द आया है वो रावणम आपका जो है उस वाक्य के अंदर उस क्रिया का कर्म के रूप में प्रयोग हुआ, कर्ता ये है, कर्म ये है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखिए बाणेन, ये जो शब्द आया था बाणेन। ठीक है, यह शब्द क्रिया के कर्ण, कर्ण कहा जाता है माध्यम को, है ना, कर्ण कारक का प्रयोग होता है किसी कार्य को करने का जो माध्यम होता है, जिस माध्यम से उस कार्य को किया जाता है। तो यहाँ पे राम ने जो है रावण को किसके माध्यम से मारा, बाण के माध्यम से मारा, बाण मार करके उसकी क्या करी, उसका वध किया। तो यहाँ पे माध्यम के रूप में आपका कौन सा आ जाता है, कर्ण कारक, तो बाणेन। तो इस वाक्य में यह जो शब्द है ये आपका कर्ण के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका विस्तृत रूप आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं। रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये होता रही बार आप इसके बाद में देखिए चौथे नंबर पर सीता यही। ठीक है, यह शब्द क्रिया के संप्रदान के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, सीता यही, इसके अंदर आपका चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति आपका संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का अर्थ जो है, प्रयोग जो है आपका के लिए के अर्थ में होता है, मतलब किसी के निमित्त के कोई कार्य को अगर किया जाता है तो उस अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सीता यही, उन्होंने जो है रावण को बाण किस के लिए मारे थे, भगवान श्री राम ने, तो सीता यही, सीता के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक प्रयोग में हो जाता है। इसके बाद आगे आ जाइए पांचवें नंबर पे आप, लंकायाम। ठीक है, एक शब्द आया आपका लंकायाम। यह शब्द क्रिया के अधिकरण के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो लंकायाम जो शब्द है ये आपके अधिकरण के रूप में प्रयोग हुआ। अधिकरण में आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण यानी लंकायाम में पेपर इसके सॉरी, इसके अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मे पेपर होता है, यानी किसी के जो है किसी को आधार मानकर, आधारो अधिकरण, ये सूत्र इसमें चलता है आपका, पढ़ेंगे हम धीरे आगे धीरे धीरे। तो लंकायाम यानी लंका के अंदर जाकर के, लंका के अंदर, लंका में जाकर के भगवान श्री राम ने किसके लिए, सीता के लिए रावण को क्या मारा, बाण मारा। तो ये पूरे आपके कारक, इसके अंदर एक अपादान छूट गया है जिसको हम अलग से कर लेंगे, लेकिन इस वाक्य के अंदर, इस वाक्य को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस वाक्य में लगभग कारक आपके उदाहरण कवर हो गए हैं।
चलिए आगे देखते हैं। ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये अभी 5 जो शब्द हमने लिखे हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अभी और 2 शब्द रह गए हैं आपके इस वाक्य में। ऊपर जो हमने वाक्य लिखा है उसको पढ़िए ध्यान से। तो हे छात्र और दशरथस्य, आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों क्यों नहीं बताए, जबकि दशरथस्य में तो षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, आपने क्यों नहीं बताया, है ना, ये सब सोच रहे होंगे आप, लेकिन मैं बताता हूँ आप। आइए लिखिए, इन शब्दों का, यानी ऊपर जो 5 शब्द हमने पढ़े हैं, ठीक है, इन शब्दों का क्रिया के साथ, क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध है। अतः ये पांचों शब्द, ये पांचों शब्द कारक हैं, जबकि जबकि हे छात्र व दशरथस्य का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण इन्हें कारक नहीं माना जाता। ठीक है, यानी ये जो है छात्र और आपके दशरथ से, ये जो शब्द हैं, ये जो है इनका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए इनको जो है कारकों की गिनती में शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि विभक्तियों के अंदर तो प्रयुक्त होते हैं, विभक्तियां आपके साथ और एक संबोधन माना जाता है, 7 विभक्ति और एक संबोधन, लेकिन कारकों की अगर बात करें तो कुल कारक 6 ही माने जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में अलग है, हिंदी में आप संबंध को भी कारक पढ़ते हैं, संबोधन को भी हिंदी में कारक पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में कुल मिलाकर के आपके 6 कारक हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, उतारिए इसको फटाफट। हे भगवान है। चलिए एक अन्य उदाहरण और देखिए, वृक्षात पत्रम पतति। एक बार उस उदाहरण को उतारिए आप। ठीक है, तो वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, तो आइए देखिए, इस वाक्य में पतति क्रिया का
सीधा संबंध पद्धति क्रिया का सीधा संबंध पत्रम, ठीक है, शब्द से है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो ये पद्धति जो क्रिया है इसका जो संबंध है वो किसके साथ में है? पत्रम शब्द के, पत्रम शब्द के साथ में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पद्धति जो क्रिया है आपकी, पद्धति क्रिया वृक्ष से हो रही है, ठीक है, वृक्ष से हो रही है, अतः वृक्ष की अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, तो ये जो क्रिया है ये किसके लिए हुई है? वृक्ष से हुई है। तो वृक्ष में आपकी अपादान यानी अपादान कारक इसके अंदर आया है। उतारिए इसको फटाफट। चलिए आइए अब हेडिंग लगा दीजिए, कारक के भेद। देखिए संस्कृत में संख्या के आधार पर कुल 6 कारक माने जाते हैं। ठीक है, कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। ठीक है, एक सूत्र लिखिए, इसमें कारकों की संख्या अपने आप आ जाएगी। कर्ता कर्मम च, कर्ता कर्मम च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक है, ये एक श्लोक है, इसको आप याद कर लें, इससे पूरे कारक आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।
यानी कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथा तथैव च अपादानादि करणे इत्याहु कारकणे षट। ये जो है संस्कृत में 6 प्रकार के कारक माने जाते हैं। अब लिखिए, एक एक का नाम अलग अलग लिखते हैं हम। नंबर 1 कर्ता, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका चिन्ह लिखूंगा, इनका कारकों का चिन्ह क्या होगा? कारक, ठीक है। चिन्ह है इसका कर्ता ने। नंबर 2 पे कर्म, चिन्ह हो जाएगा आपका को। नंबर 3 कर्ण, चिन्ह हो जाएगा से या द्वारा, माध्यम के अर्थ में, ठीक है। संप्रदान, इसका चिन्ह हो जाता है आपका के लिए, यानी किसी के निमित्त कोई कार्य किया जाता है। अपादान, इसका चिन्ह हो जाता है आपका से अलग। देखिए, से या द्वारा तृतीया में कर्ण कारक में आता है, लेकिन संप्रदान में से अलग होना, यानी किसी चीज से भिन्न होना, किसी चीज से अलग होना, ये आपका जो है उसमें होता है संप्रदान कारक में, ठीक है। अधिकरण, ठीक है, में, पे या पर, ठीक है। उतारिए। चलिए, लिख दिया आपने। अब हम एक एक कारक का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, विस्तृत परिचय हम आगे पढ़ेंगे, संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं इसका। आइए, नंबर 1 पर था आपका कर्ता कारक। हेडिंग लगाइए फटाफट। चलिए देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। जो क्रिया को कर रहा है, जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न करवाया जा रहा है, वो कर्ता होता है, ठीक है। कर्ता क्रिया को करने के लिए
स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी यह जो है क्रिया को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, और क्रिया जो है क्रिया को करने वाला जो होता है आपका कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और यह क्रिया को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रमेशः पुस्तकं पठति। यानी रमेश पुस्तक पढ़ता है। उतारिए एक बार इसको। ठीक है, चलो इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए। यहाँ पठती क्रिया को करने वाला रमेश है। पठती क्रिया को करने वाला कौन है? रमेश है। इसलिए रमेश में कर्ता कारक है। ठीक है भाई, उतारो बेटा फटाफट इसको। नंबर 2 पे देखिए, कर्म कारक। ठीक है, देखिए क्रिया के संपादन में जो कर्ता के अभीष्टतम यानी निकट, ठीक है, होता है, उसमें कर्म कारक होगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति, यहाँ पर बालक का जो अभीष्टतम है, यानी उसका निकटतम है, जिस जो क्रिया से जिसका संबंध बहुत नजदीक है, यानी जिसका जो कर्म है ना, वो जो है आपका कर्म कारक कहलाता है द्वितीय विभक्ति में। तो यहाँ पे बाल का है, ये तो कर्ता हो गया, इसका प्रथम विभक्ति हमने पढ़ा ऊपर कर्ता कारक में। और इसका अभिष्टतम है, यानी इसका कर्म क्या है आपका? पुस्तक है, और क्रिया आपकी पठती है। तो कर्म इसका पुस्तक है, इसलिए कर्म के अंदर पुस्तक के अंदर आपके कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उतारिए इसको फटाफट से।
चलिए तीसरा कारक समझ लेते हैं, कर्ण कारक। ये बहुत संक्षिप्त परिचय है। इसका उपपद विभक्ति जो आपके सिलेबस में भी है वो हम अलग से पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपको बहुत विस्तृत कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा कारक देख लेते हैं अपना, कर्ण कारक। देखिए क्रिया के संपादन में जो माध्यम होता है उसमें कर्ण कारक होता है। ठीक है, यानी कि क्रिया को संपादन करने में जो उसका माध्यम है, जिस माध्यम से वो क्रिया पूर्ण की जा रही है, उसके अंदर आपका जो है कर्ण कारक होता है। ठीक है, जैसे जैसे रामः रावणं बाणेन हतवान। ठीक है, यानी राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाणेन, ये जो बाणेन शब्द है इसके अंदर आपकी तृतीय विभक्ति है और ये कर्ण कारक है, यानी इसके माध्यम से क्रिया का जो है संपादन हो रहा है। क्रिया की जो सिद्धि है वो इसके माध्यम से हो रही है। अगर बाण नहीं आएगा तो ये क्रिया पूरी होगी ही नहीं। रामः रावणम हतवान आप लिख दीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब तक इसका माध्यम नहीं आएगा, बाण नहीं आएगा, तब तक रावण नहीं मरेगा। तो बाण यहाँ पर आया है तो आपका कर्ण कारक तृतीय विभक्ति में प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण आप लिख लीजिए, बालकः कलमेन लिखति। बालक जो है कलम से लिखता है। बालक किससे लिखता है? कलम से लिखता है। ठीक है, या श्यामः मुखेन वदति। श्याम जो है मुख से वदन करता है या मुंह से बोलता है। ठीक है, लिखिए चौथा नंबर पे आ जाइए आप। संप्रदान कारक। लिखिए संप्रदान कारक में क्रिया के संपादन में जो कार्य
किसी के लिए या किसी के निमित्त किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होगा। ठीक है, देखिए जो कार्य किसी के लिए या किसी के निमित्त किया जाता है ना, किसी के निमित्त या किसी के माध्यम से नहीं, माध्यम में कर्ण कारक आ जाता है आपका, किसी के निमित्त या किसी के लिए जो उस कार्य को किया जाता है, तो उस कार्य में आपका, उस क्रिया में आपका जो है, उस कर्ता में आपका क्या बनेगा, उस शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति, और संप्रदान कारक लगेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बालकाय नहीं, इसको हम नहीं लिखते, दूसरा उदाहरण लिखिए, राजा विप्राय गाम ददाती। विप्राय देखिए राजा विप्राय गाम ददाती, यानी राजा जो है विप्र के लिए, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण के लिए गाय देते हैं। ठीक है, तो किसके निमित्त दिया, राजा ने किसके निमित्त गाय का दान किया, ब्राह्मण के निमित्त। ठीक है, ब्राह्मण के निमित्त किया, ब्राह्मण के लिए किया, विप्र के लिए किया, तो विप्र शब्द में आपके चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, पिता पुत्राय फलानी आनयति। पिता पुत्राय फलानी आनयति, पिता जो है पुत्र के लिए फल लेकर आते हैं, किसके लिए लेकर आते हैं, पुत्र के लिए। ठीक है, तो पुत्र के लिए, तो पुत्र शब्द में आपके कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी विभक्ति, जिसमें संप्रदान कारक प्रयोग में हुआ है, यानी किसी के निमित्त जो कार्य किया जाता है, किसी के लिए जो काम किया जाता है, उसके अंदर आपकी संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखिए अगला देखते हैं, अगला अपना कारक आता है अपादान कारक। ठीक है, पांचवा, अपादान कारक। देखिए इस कारक का प्रयोग बहुत सरल भाषा में लिखवा रहा हूं मैं, किताबी भाषा में अगर लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारक का प्रयोग किसी से अलग होने, ठीक है, के अर्थ में किया जाता है। तो ये जो कारक है आपका कौन सा, अपादान कारक है, इस कारक का जो प्रयोग है वो किसी से अलग होने, किसी से भिन्न होने के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई भी चीज किसी से अलग हो रही है तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से आप समझेंगे, उदाहरण देखिए, जैसे ऊपर हमने पढ़ा इस उदाहरण को, वृक्षात
पत्रम पतति। ठीक है, तो वृक्षात यहाँ पे पत्ता किससे अलग हो रहा है? पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्षात के अंदर आपके जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लीजिए। बालकः अश्वात् पतति। बालक घोड़े से गिरता है, बालकः अश्वात् पतति, यानी वो चीज किससे अलग हो रही है? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर बालक में क्यों नहीं पंचमी आया, है ना, या इसमें पत्ते में क्यों नहीं पंचमी आया? तो जो चीज जिससे अलग हो रही है उसका जो मूल स्रोत है ना, पत्ता जो गिरा, पत्ते का मूल स्रोत क्या है? पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष के अंदर आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक किससे अलग हुआ है? उसका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से भिन्न हो रहा है वो? तो वो घोड़े से, यानी घोड़ा उसका मूल स्रोत है, घोड़े पे बैठा था और उसके बाद में वो अचानक से गिर गया, तो घोड़े में आपके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ठीक है, लिखिए। थोड़ा सा क्या है, सफर की थकान भी है, तो आपको लग रहा होगा कि आज सर थोड़े से ठंडे ठंडे बोल रहे हैं, ज्यादा जोश नहीं है। और जोश इसलिए नहीं है कि कुछ तो थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे रही है, और थोड़ा कल क्या है कि सफर में था, पूरी नाइट भर सफर किया, तो देर रात्रि में ही लगभग मैं पहुंचा हूँ, रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास यहाँ पहुंचा हूँ। उसके बाद सुबह फिर स्कूल किया, विद्यालय, पूरे दिन विद्यालय में रहने के बाद में विश्राम नहीं मिला, इस वजह से थोड़ी सी ऊर्जा कम है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। छठा कारक, ठीक है, छठा कारक कौन सा? आपका अधिकरण है। देखिए, आधार व अधिकरण है, इसका सूत्र होता है, लिखिए। क्रिया के आधार के रूप में इस कारक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आधार के अर्थ में उनका जो आधार है, मूल आधार क्या है उसका। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, इसका प्रतीक चिन्ह तो मैं बता ही चुका हूं मे पे पर। ठीक है, जैसे खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति। खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति, देखिए, खगा, खग कहते हैं पक्षियों को, पक्षी जो है पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं, यानी पक्षियों का आधार क्या है, कहाँ पर बैठे हैं वो? भाई कोई ना कोई तो आधार आधार होता है ना। हम खड़े हैं, किस पर खड़े हैं? भूमि पर खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो हमारा कुछ तो आधार है ना। पुस्तक टेबल पर रखी है, ठीक है, तो किस पर रखी है? उसका भी तो कुछ आधार है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि हवा में तैर रही है, उसका एक आधार है जिस पर वो रखी हुई है। यानी खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति, खग जो है, पक्षी जो है, पेड़ के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, एक और देखिए उदाहरण अगला। जनाः ग्रामे निवसन्ति। जनाः ग्रामे निवसन्ति, लोग जो है, व्यक्ति जो है गांव में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं। तो लोगों का, जनाः का, जन का, व्यक्तियों का आधार क्या है, कहाँ पर रहते हैं वो? गांव के अंदर रहते हैं, गांव में रहते हैं। मैंने कहा में, पे या पर, तो ये इसका चिन्ह होता है। तो जनाः ग्रामे निवसन्ति, यानी लोग जो है गांव में निवास करते हैं। ठीक है,
लिखिए ये सब। सॉरी। अब दो ऐसी चीज लिखाऊंगा जो आपके कारक नहीं है लेकिन आपके काम की चीज है, फिर भी विभक्ति के रूप में काम में आती हैं। ये हम 6 के 6 कारक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 7 नंबर पे लिखिए संबंध। कारक, ठीक है। हालांकि हिंदी में इसे कारक माना जाता है। लिखिए यद्यपि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, नहीं माना जाता, तथापि विभक्ति में कर्ता का संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी यद्यपि इसे जो है संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, किसको, संबंध को, लेकिन फिर भी कर्ता का संबंध जो है बताने के लिए इसका विभक्ति के अंदर प्रयोग किया जाता है। और एक लाइन और लिख लीजिए इसके लिए, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है इसके अंदर, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखिए, चलिए फिर उदाहरण लिखवाता हूँ दो चार आपको इसके। उदाहरण लिखिए, विद्यालयस्य अभीतः, नहीं अभीतः क्या द्वितीय विभक्ति होती है, विद्यालयस्य अंतः यानी अंदर, वृक्षः वृक्षः सन्ति, यानी विद्यालय से अंतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के अंदर वृक्ष है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, उद्यानस्य शोभा खगः भवन्ति, यानी उद्यान की जो शोभा है वो पक्षी होते हैं। ठीक है, तो उद्यानस्य शोभा खगः भवन्ति, उद्यान की बगीचे की जो शोभा है वो पक्षी होते हैं। ठीक है, तो ये दो उदाहरण पर्याप्त है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर, बाकी विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे हम। आखिरी आपका एक आता है संबोधन। ठीक है,
8वें नंबर पे संबोधन। ठीक है, लिखिए। यद्यपि इसे भी कारक नहीं माना जाता। ठीक है, इसको भी कारक नहीं मानते हैं संस्कृत में हम। तथापि, चलिए तथापि छोड़िए, इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग है संबोधित करने के लिए करते हैं। समझ में आ गई? यानी संबोधन जो है किसी को संबोधन करने के लिए, किसी को जो है दूर से जैसे आवाज लगाते हैं, हे राम, हे बालक, हे पुत्र, इस तरीके से जो है उनका प्रयोग किया जाता है। विभक्ति देखिए इसमें, देखिए अक्सर क्या करते हैं लोग, छात्र बताते हैं कि इसमें 8वीं विभक्ति, अष्टमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि संस्कृत में अष्टमी विभक्ति का कोई विधान नहीं है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखिए कुछ इसके। हे छात्रा, शिक्षकः कुत्र सन्ति। ठीक है, यानी हे छात्र, शिक्षक कहाँ हैं। ठीक है, या हे बालक, त्वम किम करोषि। हे बालक, तुम किम करोषि, हे बालक तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, चलिए इतना ही लिखिए, पर्याप्त है। तो आज के लिए इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आपका जो कारक प्रकरण है उसका संक्षिप्त परिचय मैंने 6 के 6 कारक जो है आपका, उनका संक्षिप्त परिचय आपको मैंने दे दिया है। और जो 2 जिनको हम कारक नहीं मानते लेकिन विभक्ति के अंदर जिनका प्रयोग होता है, संबंध और संबोधन, इन दोनों की अवधारणा क्या है वो मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में हम जो है आपके जो सिलेबस में दिया है कारकों के संबंध में, कारकों का जो है विभक्ति का ज्ञान और आपका उपपद विभक्ति, इनको पढ़ेंगे कि विभक्तियां क्या होती हैं और कारकों के साथ में विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उपपद विभक्ति क्या होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को बहुत आराम से, सहजता से आराम से देखिए और नोट्स जरूर बनाते चलिए। जितना आप लिखेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब स्टेमिना आज नहीं है मेरा बोलने का, तो गला भी जाम हो रहा है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ी थकान भी है, तो इसलिए मैं आज तो फिलहाल के लिए इतनी इजाज़त आपसे चाहता हूँ यहीं पे। और कल की क्लास में नया जो कंटेंट है जिसको हम पढ़ेंगे उसको लेकर के एक बार पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाकी क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्लास के संबंधित जो
व्याकरण से संबंधित जो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको यहाँ पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिनको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पर है, जिनको आपको याद करना है, वो चीज़ें मैं ग्रुप के अंदर डायरेक्टली ही उपलब्ध कराऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। तो उनको आप सीधे या तो व्हाट्सएप से ही कॉपी में लिख सकते हैं, या सीधे आप पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पुनः मिलामा, नमो नमः।